वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अध्यापक शिक्षा। आज हम इस वीडियो में अध्यापक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, अध्यापक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, अध्यापक शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आदि के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। संपूर्ण विश्व अथवा किसी भी देश के सर्वांगीण अथवा बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व अथवा किसी भी देश के सर्वांगीण अथवा बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी देश का या संपूर्ण विश्व का ही अगर हम विकास करना चाहें तो उसका सर्वोत्कृष्ट साधन क्या होगा? शिक्षा होगी। जहाँ के लोग जितने शिक्षित होंगे वहाँ विकास उतनी ही ज़्यादा अति तीव्र गति से होगा। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी देश का सर्वांगीण विकास और बहुमुखी मतलब जो हर तरह से हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो या फिर सामाजिक हो, हर तरह से जो भी विकास है चारों तरफ से शिक्षा के द्वारा ही हो। तो शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है तथा इसके साथ ही उत्तम शिक्षा की गुणवत्ता किसी भी संस्था में शिक्षा प्रदान कर रहे शिक्षक पर निर्भर करती है। उत्तम शिक्षा क्या है? जो किसी भी संस्था के उत्तम या गुणवत्ता के मानक पर खरे उतरे शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाए। शिक्षा तो उत्तम तभी प्रदान की जा सकती है ना जब देने वाला ही हो। कहा जाता है कि यदि दीप खुद ही प्रज्वलित ना होगा तो वो किसी दूसरे दीप को कैसे जलाएगा। तो इसी प्रकार शिक्षक भी, यदि शिक्षक ही उत्तम गुणवत्ता वाला नहीं होगा तो शिक्षक को वो कैसे उत्तम बनाएगा। उदाहरणतः जिस प्रकार कुशल माली अपनी कला से किसी पौधों को उसके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता है, उसी प्रकार कुशल शिक्षक जो अपनी कला में दक्ष है बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। जिस प्रकार एक माली अपने बाग के बगीचे के पौधों को रूप प्रदान करता है, खाद प्रदान करता है, पानी देता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें एक अच्छा सा स्वरूप प्रदान करता है, उसी प्रकार कुशल शिक्षक जो अपनी कला में दक्ष है, जो शिक्षक अपनी कला में दक्ष हैं, हर तरह के शिक्षक होते हैं। कोई मैथ्स का टीचर है, कोई फिजिक्स का है, कोई बायोलॉजी का है, कोई सोशोलॉजी का है, कोई साइकोलॉजी का है। तो किसी भी स्ट्रीम का जो भी शिक्षक है वो अपने स्ट्रीम में दक्ष होना चाहिए। तो जो अपने स्ट्रीम में या अपनी कला में दक्ष है वो बालक के सर्वांगीण विकास में ज़रूर से ज़रूर सहायता करेंगे। अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य अध्यापकों के प्रशिक्षण व्यवस्था से है। एक सक्षम, आत्मनिर्भर, अनुशासित, चरित्रवान आदि गुणों से युक्त विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। उसकी उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था जो न केवल पाठ्यक्रम से पूरी की जा सकती बल्कि उसके लिए एक सक्षम अध्यापक की भी आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे ही अध्यापक शिक्षा कहते हैं। मतलब क्या है? अध्यापक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? प्रशिक्षण की व्यवस्था से है। मतलब विद्यार्थी को आत्मनिर्भर, अनुशासित, चरित्रवान, गुणों से युक्त बनाने के लिए उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है जो न केवल पाठ्यक्रम से दी जा सकती है बल्कि उसके लिए एक सक्षम अध्यापक की आवश्यकता होती है। मतलब उत्तम कोटि की शिक्षा के लिए केवल पाठ्यक्रम जरूरी नहीं है बल्कि अध्यापक एक सक्षम और अपने क्षेत्र का दक्ष अध्यापक की भी आवश्यकता होती है। तो इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे ही अध्यापक शिक्षा कहते हैं। बात करें इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की तो भारत ऐतिहासिक रूप से इस शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। भारत में अध्यापक शिक्षा उतनी ही प्राचीन है जितना कि भारतीय शिक्षा। अध्यापक शिक्षा के औपचारिक स्वरूप का प्रचलन बहुत पुराना नहीं है, लेकिन यदि अनौपचारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। भारत में क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में भारत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। भारत में शिक्षा प्राचीन काल से ही चली आ रही, चाहे वो गुरुकुलों में दी जा रही हो, चाहे वो वर्ण आश्रमों में दी जा रही हो या चाहे संस्थाओं में दी जा रही। तो भारत में शिक्षा का इतिहास बहुत ही पुराना है और भारत शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमेशा से अग्रणी रहा है। भारत में अध्यापक शिक्षा भी उतनी ही प्राचीन है जितना कि भारतीय शिक्षा है। अध्यापक शिक्षा के औपचारिक स्वरूप का प्रचलन बहुत पुराना है, परंतु अनौपचारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में अध्यापक शिक्षा विकास प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समाज में शिक्षा का अस्तित्व वहाँ है वहाँ पर शिक्षा और छात्र का अस्तित्व भी यह महत्वपूर्ण बात है कि जिस समाज में शिक्षा का अस्तित्व है वहाँ पर शिक्षा और क्षेत्र का अस्तित्व भी अवश्य होगा। तो मतलब भारत में अगर शिक्षा के क्षेत्र में भारत अग्रणी है तो वहाँ के छात्र और शिक्षक का भी तो अस्तित्व अवश्य होगा। तो अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का जन्म 2500 शताब्दी पूर्व हुआ था।
भारत में अध्यापक शिक्षा के विकास को मुख्यतः 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, प्राचीन कालीन अध्यापक शिक्षा। दूसरा, बुद्धकालीन अध्यापक शिक्षा। तीसरा, मध्यकालीन अध्यापक शिक्षा। चौथा, ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा। पांचवा, स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा। यदि बात करें प्राचीन कालीन भारत शिक्षा की, तो इस काल में शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक काल में शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः वेदों से संबंध रखती है। साथ ही साथ शिक्षा पर समाज के उच्च वर्गों का प्रभुत्व था। इस समय केवल वेदों का अध्ययन ही अत्यंत अध्यापन का मूल लक्ष्य होता था। शिक्षा पर उच्च वर्गों का प्रभुत्व जो कार्य को आत्मसात करने, उसका परिवर्तन करने तथा ज्ञान का परिमार्जन करने से अपने को अलग रखा, जिसके कारण संपत्ति के संचारण से अलगाव हो गया। कहने का मतलब क्या है कि इस काल में प्रशिक्षण से संबंधित कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं है। भारतीय समाज के प्रारंभिक काल में शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः वेदों से संबंधित थी। इस काल में वर्ण आश्रम प्रथा प्रचलित थी और वर्ण कर्म स्थापित होते थे। मतलब यही कारण है कि गुरुकुल में रहकर अध्ययन करने वालों में श्रेष्ठ और योग्य शिष्य जो होते थे वो गुरु के द्वारा आगे चलकर शिक्षण कार्य के दायित्व को ग्रहण करने लगे थे। और यदि इस काल के शिक्षण विधियों की बात करें तो इस समय शिक्षण की प्रविधियां बहुत आसान होती थी। शिष्य को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक को एक एक शब्दों पर ध्यान देना होता था। यही कारण है कि उस समय शिष्य और गुरु के संबंध बहुत ही घनिष्ठ हुआ करते थे। और इस काल में विद्या जो प्रदान की जाती थी वो गुरुमुखी होती थी या गुरु के द्वारा या मुख्य वाणी के द्वारा प्रदान की जाती थी या गुरु पर ही निर्भर करती थी। तो क्या कहा जा सकता है कि शिक्षा पद्धति पूरा स्मृति पर निर्भर होती थी। इन क्षमताओं से युक्त शिष्य को ही गुरु पद के लिए योग्य माना जाता था। मतलब जो वर्ड टू वर्ड समझा सके उन्हें ही क्षमताओं से युक्त व्यक्तियों को ही गुरु का पद प्रदान किया जाता था। इस काल में जाति प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कारण शिक्षण कार्य भी एक जाति विशेष का कार्य बन गया। मतलब काल में जाति प्रथा का प्रादुर्भाव ज़्यादा था और एक जाति विशेष बन के शिक्षण रह गया। चूँकि प्रतिभा, योग्यता आदि का वितरण कभी जाति के आधार पर होना संभव नहीं है, इसलिए अब क्या है, शिक्षण व्यवस्था व्याख्याओं और पुनर्व्याख्याओं पर बल दिया जा रहा है और शिक्षण का उद्देश्य एक जगह कंठस्थ करना नहीं रह गया, बल्कि शिक्षण एक यांत्रिक क्रिया बन गई। अब बात करते हैं बुद्धकालीन अध्यापक शिक्षा की। बुद्धकाल में अध्यापक प्रशिक्षण के महत्व को पहचान लिया गया था। प्राचीन काल में क्या हुआ था कि संपूर्ण साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मतलब वहाँ की शिक्षा वेदों पर ज़्यादा आधारित थी, वर्णाश्रम पर ही ज़्यादा आश्रित थे। परंतु बुद्ध काल में प्रशिक्षण के महत्व को पहचान लिया गया था। इसी काल में इसका विकास भी हुआ। मतलब बुद्ध काल में, प्राचीन काल में तो मतलब नहीं हो पाया था इसका विकास, क्योंकि साक्ष्य ही नहीं मिलते हैं और केवल गुरुमुखी होकर रह के गई थी, शिक्षा रह गई थी। परंतु बुद्ध काल में इसका विकास भी हुआ, इसके महत्व को समझा भी गया। लोगों में यह धारणा बनी कि शिक्षण का व्यवसाय केवल ब्राह्मणों की धरोहर नहीं है। किसी भी वर्ग, जाति या समुदाय का योग्य व्यक्ति प्रशिक्षण के दौरान एक अध्यापक का दर्जा प्राप्त कर सकता है। पहले क्या होता था कि केवल ब्राह्मण को ही ऊंची जाति वाले हैं, केवल उन्हें ही ऊंची पदवी प्रदान की जाती थी। प्राचीन काल में जाति प्रथा ज़्यादा थी, जबकि बौद्ध काल में इस सोच का विरोध किया गया। कहा गया कि शिक्षण प्रदान करना मतलब किसी जाति की धरोहर नहीं है, बल्कि जो भी व्यक्ति योग्य हो प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जो भी व्यक्ति इस योग्य होगा तो प्रशिक्षण के दौरान एक अध्यापक का दर्जा उसे भी प्रदान किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से धार्मिक शिक्षा के लिए ही शिक्षकीय प्रशिक्षण की व्यवस्था इसी काल में की गई। नैतिकता और अनुशासन पूर्ण आचरण को अनिवार्य बना दिया गया। इस काल में जाति भेद विहीन समाज की स्थापना को बौद्ध धर्म में अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस काल में क्या कहा गया कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से धार्मिक शिक्षा के लिए शिक्षकीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, मतलब कि धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाने लगी। फिर उसके बाद नैतिक और अनुशासनपूर्ण आचरण को अनिवार्य बना दिया गया कि मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, अनुशासन रहेगा, जिससे आचरण में सरलता होगी। तो इसे अनुशासन और नैतिकता को अनिवार्य बना दिया गया। इस काल में जाति भेद विहीन समाज की स्थापना को बौद्ध धर्म में अधिक महत्व दिया गया। क्या प्राचीन काल में तो जाति विशेष था, परंतु इस काल में जाति भेद कर दिया गया। कहा गया कि जो भी व्यक्ति शिक्षण प्रदान करने या अध्यापक बनने के योग्य होगा, उसकी योग्यता पे खरा उतरेगा, वो ही प्रशिक्षण प्रदान करके अध्यापक का दर्जा प्राप्त कर सकता है।
यदि बात करें मध्यकालीन अध्यापक शिक्षा की, तो 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी की 500 वर्षीय अवधि के इस काल को मूलतः मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। और अध्यापकीय शिक्षा की दिशा में इस काल में विशेष प्रगति के प्रमाण नहीं पाए जाते। मतलब कि इस काल में भी अध्यापकीय शिक्षा संबंधित कोई भी प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। इस काल में भी अध्यापक का कार्य सम्मान का कार्य ही माना जाता था। अध्यापक, जिसे अरबी में आलिम कहा जाता है, ये जीवन पर्यंत अध्यापन का कार्य करते थे। इस काल में अध्यापक का व्यवसाय पैतृक नहीं था। मतलब जो पैतृक का मतलब होता है कि जो पिता ने किया वही उसके पुत्र भी करेगा, जो पुत्र ने किया फिर उसके पुत्र करेगा, जो एक पितृसत्तात्मक प्रथा चली आ रही थी। तो इस काल में अध्यापक शिक्षा का केवल पैतृक मात्र या पितृसत्तात्मक नहीं थी, अपितु उस काल में भी अध्यापक का कार्य अत्यंत सम्मान्य का कार्य था। इस काल में यह स्पष्ट है कि औपचारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो अध्यापक शिक्षा के लिए समुचित प्रबंध लगभग नगण्य था। ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा पर, तो भारत में चली आ रही वर्ष पुरानी शैक्षिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब इंग्लैंड का आगमन भारत में हुआ। भारत की शिक्षा व्यवस्था इंग्लैंड की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती चली गई। इनके द्वारा स्थापित शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और शिक्षक प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था भारत में पहचानी गई। ब्रिटिश काल में क्या हुआ, जब ब्रिटिश काल में अंग्रेज आए, जब इंग्लैंड का आगमन हुआ भारत में, जब अंग्रेज आए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था इंग्लैंड की आवश्यकता के अनुसार बदलती चली गई। या हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन के, ब्रिटिश शासन की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था भारत की बदल गई। इनके द्वारा स्थापित शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और शिक्षक प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था भारत में पहचानी गई। मतलब जब ब्रिटिश काल में ब्रिटिश आए तब इनके द्वारा ही शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था और शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता को भारत में पहचाना गया। जब ब्रिटिश लोग भारत आए तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय बच्चों को ब्रिटिश व्यवस्था के अनुरूप बनाना था। उनका मेन मुद्दा क्या था कि भारत के जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, उनको अंग्रेजी या ब्रिटिश बनाना था। अध्यापक शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था इंग्लैंड द्वारा ही प्रारंभ की गई। तो भारत में अगर औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से देखेंगे तो ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, परंतु औपचारिक रूप से अगर इसकी व्यवस्था की बात करें तो ब्रिटिश काल के दौरान ही अध्यापक शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था की हम बात कर सकते हैं कि जब इंग्लैंड आया या ब्रिटिश शासन काल आया तभी अध्यापक शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। भारत में जब ब्रिटिश काल आया उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिटिशों का मेन था कि भारतीयों को पूरी तौर से अंग्रेज बना देना। तो इस संबंध में उनका जुल्म बढ़ता गया। तो स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो हमारा भारत 1947 में आज़ाद हो गया। तो जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा क्या थी, उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रत्येक देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नई सरकार को कई सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार के समक्ष कई समस्या जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आई। जब ब्रिटिश लोग थे तो वो शिक्षा व्यवस्था अपने हिसाब से चलाते थे कि संपूर्ण भारतीयों को हमें ब्रिटिश बनाना है। परंतु जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त हुई हमारे देश में, तो क्या नई सरकार आई। तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नई सरकारें जब आती है तो उसके सामने बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई और बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता सामने आई। तो हमारे सरकार के समक्ष भी कई समस्या थी, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इस परिवर्तन के कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन आए। इसके लिए अनेकों शिक्षा संबंधी आयोगों का गठन किया गया। इन आयोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझाव सरकार को दिए। इन सुझावों में कुछ व्यवहारिक स्तर पर उपयोग में लाया गया और अन्य आज भी अनुप्रयुक्त है। मतलब जब नई सरकार आई तो अनेक तरह की समस्याएं सरकार के सामने आई, सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनैतिक हो। तो इस परिवर्तन के कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी समिति और आयोगों का गठन किया गया। समय समय पर सब ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। कुछ के सुझाव व्यवहारिक रूप से उपयोग में लाए गए, परंतु कुछ आज भी अनुप्रयुक्त ही हैं। अब बात करते हैं अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य। अभी तक तो हमने केवल बात की थी कि अध्यापक शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या था। अब हम ये बात करते हैं कि अध्यापक शिक्षा आखिर प्रदान क्यों की जाती है। मतलब शिक्षक शिक्षा या शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है, इसे प्रदान करने के क्या उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर।
तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने के क्या उद्देश्य हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है बालकों के विभिन्न परिस्थितियों, ग्रामीण, शहरी तथा औद्योगिक को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि छात्र किस वातावरण से विद्यालय में आया है। तो यदि एक उच्च कोटि का अध्यापक है तो वो समझेगा कि बालक की परिस्थितियाँ क्या है, वो ग्रामीण से आया है कि शहर से आया है, उसके जगह का टेक्नोलॉजी क्या है। तो इससे क्या पता चलेगा कि छात्र किस वातावरण से आया और उसे उसके वातावरण के अनुरूप ही शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बालक छोटा होता है तो उसको उसकी प्रकृति या वातावरण के हिसाब से ही उसे समझना पड़ता है या शिक्षा प्रदान की जाती है। तो पहला उद्देश्य क्या है कि अध्यापक को इस बात का पता, ये आवश्यक होना चाहिए जानना कि वातावरण, किस वातावरण से बालक आ रहा है। बालक विकास क्रम के प्रमुख सिद्धांतों को समझना चाहिए तथा उनके लिए समुचित वातावरण का ज्ञान होना चाहिए। वही बात आ रही है कि मतलब बालक के विकास क्रम की, वो उसका भी विकास क्रम किस स्तर पर हुआ है तो उसको समझना चाहिए, उसके सिद्धांत को समझना चाहिए, उनके लिए समुचित वातावरण का ज्ञान होना चाहिए। मतलब अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का पूर्व प्राथमिक स्तर पर यह है कि उस वक्त बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ये सिद्धांत समझना होगा कि उन्हें किस प्रकार की वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए जो उनके लिए बेहतर हो। अध्यापक तथा विद्यालय की समाज के परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भूमिका तथा उत्तरदायित्व को समझना। बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य। अभी तक तो हमने केवल पूर्व प्राथमिक स्तर पर बात की थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस वातावरण से आते हैं। एक शिक्षक का कार्य क्या है कि उनके वातावरण का पता लगाना, कि उन्हें किस तरह के माहौल में शिक्षा प्रदान की जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके या सीखने के लिए प्रेरित हो सके। अब बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर। तो इन विषयों के लिए समुचित अधिगम परिस्थिति की पहचान तथा उनकी व्यवस्था करने की क्षमता होना। मतलब इस स्तर पर क्या है कि जो छात्र होता है उनके समुचित अधिगम परिस्थितियाँ क्या है उनका पहचान करना, फिर उनकी व्यवस्था करने की क्षमता होना। कार्य अनुभव, मनोरंजन संबंधी अनुभव, शारीरिक तथा भौतिक क्रियाओं संबंधी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान होना। मतलब कि वो कितना कार्य कर सकता है, मनोरंजन का क्या उसका मतलब कि मनोरंजन से रिलेटेड क्या अनुभव है, शारीरिक और भौतिक क्रियाओं संबंधी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि शारीरिक रूप से और भौतिक रूप से किस एबिलिटी का है छात्र कि उसे व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाए। मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान तथा वातावरण अध्ययन के शिक्षण की क्षमता होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में नहीं समझ पाते तो उन्हें अपनी मातृभाषा में ही ज़्यादा समझ में आता है या कोई और भाषा में। तो गणित, सामाजिक विज्ञान तथा वातावरण अध्ययन के शिक्षण की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें वातावरण से संबंधित सामाजिक विज्ञान शिक्षा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। विद्यालय तथा अध्यापक की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका की समझ होना। मतलब इस स्तर पर क्या है कि विद्यालय और अध्यापक के सामाजिक में क्या भूमिका होनी चाहिए, इस संबंध में उसको समझ या ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के विकास हेतु प्रमुख अधिगम, अधिनियमों तथा सिद्धांतों की समझ होना। इस स्तर पर अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के विकास के लिए प्रमुख अधिगम, अधिनियम तथा सिद्धांतों की समझ होना। बालकों के विकास क्रम की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं संबंधी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ होना चाहिए। मतलब कि बालक का विकास क्रम क्या है, वो किस अवस्थाओं से गुजर रहा है, उसकी क्या विशेषता है, उसे समझना तथा उसकी विशेषताओं और अवस्थाओं के अनुरूप ही उसे शिक्षण प्रदान करना। किस स्तर पर शिक्षा? माध्यमिक स्तर के छात्र अध्यापकों की अपेक्षा की जाती है कि बालकों में संपूर्ण विकास, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति के विकास हेतु कौशल का विकास किया जाना चाहिए। छात्रों में विद्यालय की समस्याओं के समाधान में क्रियात्मक अनुसंधान के उपयोग की क्षमता होनी चाहिए। परिवार, समाज, साथियों तथा विद्यालय में उनका संबंध के संदर्भ में उनकी भूमिका को भी समझना चाहिए। शिक्षण तथा अधिगम के सिद्धांतों के संदर्भ में अपने शिक्षण विषयों को दक्षता का प्रवीणता होनी चाहिए कि अध्यापक अपने शिक्षण या विषय में कितना दक्ष है। स्वस्थ, शारीरिक, खेलकूद तथा मनोरंजन संबंधी क्रियाओं हेतु पर्याप्त सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक जानकारी होनी चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत एवं शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन एवं परामर्श के कौशलों का विकास होना चाहिए। सामान्यतः विशिष्ट विषयों के शिक्षण हेतु नवीन सीखने के अनुभवों को पहचानने एवं संपादन की क्षमता व कौशलों को विकास होना चाहिए। अध्यापक शिक्षा से संबंधित क्या समस्याएं हैं?
तो भारत में अध्यापक शिक्षा में अपेक्षित उन्नति नहीं हो सकी। स्वतंत्रता के बाद सभी स्तरों पर अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में वृद्धि अधिक तेजी से हुई है। इसके कई कारण हैं जिससे अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में गुणात्मक विकास नहीं हो सका। मतलब भारत में अध्यापक शिक्षा संबंधी उन्नति नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता के उपरांत बहुत सारे स्तरों पर अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में वृद्धि हुई, संस्थाएं खोली गई और इसके कई, लेकिन फिर भी इसका विकास नहीं हो पाया क्योंकि इसके कई कारण थे जिससे अध्यापक शिक्षा का विकास नहीं हो पाया। कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा की समस्याओं पर विस्तार विचार किया और सुधार के सुझाव भी दिए गए। कोठारी आयोग के अनुसार समस्या है विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा में अलगाव की समस्या, विश्वविद्यालय जीवन में पृथकता, अलगाव, एकाकीपन की समस्या, विद्यालय जीवन से अलगाव की समस्या। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का आरंभ इस कथन से होता है, भारत के भाग्य का निर्माण देश के कक्षा कक्ष में किया जाता है। निसंदेह उत्तम शिक्षा कार्यक्रम का निर्धारण अध्यापकों की योग्यता द्वारा होता है। कोठारी आयोग के अनुसार भारत के भाग्य का निर्माण देश के कक्षा कक्ष में किया जाता है, मतलब भारत के बालक का विकास तो विद्यालयों में ही होता है। तो अध्यापक के द्वारा जो भी उन्हें शिक्षा सीख दी जाएगी, तो बच्चे क्या होते हैं कि यदि उन्हें कोई किसी चीज़ की मीनिंग बताए या कहे कि ये स्पेलिंग गलत है, तो बच्चे नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनके टीचर ने ही वैसा लिखा है। तो यही कहा जा रहा है कि बालक के भारत के भाग्य का निर्माण कक्षा में ही होता है। जो भी अध्यापक सिखाता है, बालक उसी से ही अटैच होते हैं या फिर उसी से रिलेट करते हैं, और जो अध्यापक बताता है सिर्फ उसी को ही सही मानते। तो शिक्षा ऐसी देनी चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, बहुमुखी विकास हो सके, जिससे कि भारत का भाग्य का निर्माण भी उत्तम कोटि का हो सके। निसंदेह उत्तम शिक्षा कार्यक्रम का निर्धारण अध्यापकों की योग्यता द्वारा था, क्योंकि जितने योग्य अध्यापक होंगे वो उतनी ही दक्ष शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है कि उनका टीचर ही उनकी आइडल होता है, वो अपने टीचर के द्वारा ही बनना चाहेंगे। यदि टीचर ही योग्य नहीं होगा या दक्ष नहीं होगा तो फिर बालक भी वही सीखेंगे। तो यही कहा जाता है कि भारत के भाग्य का निर्धारण कक्षा कक्ष में होता है। यद्यपि हमारे देश में माध्यमिक स्तर तक के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए बेट कार्यक्रम की व्यवस्था की गई, परंतु क्या शैक्षिक कार्यक्रमों का स्तर उच्च हुआ? क्या प्रशिक्षित अध्यापक अपने व्यवसाय में सफलता पा रहे हैं? क्या वे वास्तव में भारत के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं? यदि ऐसा नहीं है तो क्यों? अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी होने के कारण अध्यापकों के स्तर में गिरावट आती जा रही है। मतलब क्या है कि माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षण करने के लिए बीएड कार्यक्रम की व्यवस्था तो की गई, परंतु शैक्षिक कार्यक्रम का स्तर उच्च हुआ, ना ही प्रशिक्षित अध्यापक अपने व्यवसाय में सफलता पाए, ना ही वास्तव में भारत के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है क्योंकि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी है, जिससे अध्यापकों के स्तर में गिरावट आती जा रही है। अब बात करते हैं बीएड कार्यक्रम या शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमियां क्या हैं। आखिर ऐसी क्या कमी है कि शिक्षण प्रशिक्षण अपनी उन्नति या उच्चता को प्राप्त ही नहीं कर पा रहा है? तो पहला क्या है, चयन प्रणाली में कमी। वर्तमान समय में अध्यापक चयन प्रणाली की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि चयन का मापदंड शैक्षिक है, जो ना तो वैध है और ना ही विश्वसनीय। अच्छे अंक कंठस्थ करके या अनुचित साधनों का प्रयोग करके भी लाए जा सकते। चयन प्रणाली में क्या कमी है कि अध्यापकों को जिसका ज़्यादा अच्छा अंक होता है तो उनको ही आगे बढ़ा दिया जाता है, अब चाहे वो उस सब्जेक्ट में दक्ष ना हो, क्योंकि शैक्षिक जो चयन का शैक्षिक मापदंड है वो ना ही वैध है और ना विश्वसनीय है। क्योंकि अच्छे अंक तो क्या है, मतलब रट के भी इंसान प्राप्त कर सकता है, लेकिन कमी ये है कि उनका मापदंड का चयन का मापदंड सही नहीं है। तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या है कि चयन का मापदंड में बदलाव करना चाहिए। यदि हम इसके उपाय की बात करें तो इसके चयन के मापदंड में बदलाव करना चाहिए और बालकों को उनके अंक के आधार पर नहीं, अध्यापकों को उनके अंक के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी दक्षता और योग्यता के आधार पर ही उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए या फिर उन्हें अध्यापक का दर्जा देना चाहिए। ये तो था पहली कमी। दूसरी कमी है अध्यापकों के प्रशिक्षण का समय स्नातक के पश्चात 1 वर्ष है, बल्कि प्रभावशाली समय 8 या 9 माह ही है। अध्यापक शिक्षा के समस्त उद्देश्य जैसे स्वस्थ दृष्टिकोण, मूल तथा व्यक्तित्व विकसित करना हेतु प्रशिक्षण 9 माह में करना होना संभव नहीं है।
क्या है, दूसरी कमी क्या है कि स्नातक के पश्चात 1 वर्ष है, जबकि प्रभावशाली समय 8 या 9 महीने का ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर तो छुट्टियों में ही चला जाता है समय। तो क्या है कि 8 से 9 माह ही प्रभावशाली है, जबकि उस अध्यापक शिक्षा के समग्र उद्देश्य क्या है, स्वस्थ दृष्टिकोण, मूल तथा व्यक्तित्व विकसित करना। ये 9 माह में होना असंभव है। तीसरा क्या है, बीएड कार्यक्रम विषय के मूल ज्ञान पर बल नहीं देता। अर्थ है कि छात्र अध्यापक के विशिष्ट विषय में ज्ञान को दृढ़ एवं बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं। मतलब कि बीएड में क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट दिए जाते हैं जिस पर उन्हें मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट दिए जाते हैं जिस पर उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाता है, जबकि एक विशिष्ट सब्जेक्ट पर अगर बल दिया जाए तो वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा दक्ष होगा, दृढ़ होगा, और इससे अध्यापक शिक्षा में भी बदलाव आएगा। चौथा क्या है, शिक्षण अभ्यास, जिसका अभ्यास छात्र अध्यापक प्रशिक्षण के समय करता है। मतलब क्या है कि बीएड करने के लिए शिक्षण अभ्यास भी कराया जाता है कि मतलब ये छात्र मतलब कि ये अध्यापक बनने योग्य हैं या नहीं, या फिर ये क्लास में कैसे स्टूडेंट्स को हैंडल करेंगे, तो इसका एक प्रशिक्षण किया जाता है। ये बीएड वाले छात्र समझ सकते हैं। वह उसे ठीक से कक्षा लेने में या निश्चित समय में प्रदत्त पाठ्यक्रम को पूरा कर सकने में सहायता नहीं करती। तो मतलब छोटे से पीरियड में अगर किसी ने एक टॉपिक पढ़ा दिया और उसके बेस पे ही ये चयन कर लिया जाता है कि हाँ कौन पढ़ाने योग्य है, जबकि थोड़े से सामग्री को पढ़ाकर ये पता नहीं चलता है कि कौन दक्ष है या नहीं है। तो अब बात करते हैं भारत में क्या कमी, भारत में अध्यापक शिक्षा में क्या कमी है। भारत में 2100 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि इस प्रकार की सभी संस्थाओं में सदस्यों को अपर्याप्त रूप से तैयार किया जाता है। केवल 5% शिक्षक ही डॉक्टरेट की उपाधि में विभूषित होते, जबकि प्राथमिक स्तर अधिकांश शिक्षक मात्र स्नातक उपाधि ही लिए हैं। क्या है कि 2100 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं, परंतु क्या है, डॉक्टरेट डिग्री केवल 5% शिक्षक को ही दी जाती है, जबकि प्राथमिक स्तर पर अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जो केवल स्नातक उपाधि ही प्राप्त किए हुए हैं। कह सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा छात्र भारत के भाग्य के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, या फिर शिक्षा खुद में ही एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। यदि एक शिक्षक उच्च कोटि का होगा तो वो अपनी कक्षा के छात्रों को भी उसी तरह की दक्षता प्रदान करेगा। कहा भी जाता है कि शिक्षक एक माली की तरह होता है, वो जैसा चाहेगा अपने छात्र को स्वरूप प्रदान कर सकता है, उसका सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास कर सकता है। यदि हम उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो प्राचीन काल में इसके साक्ष्य नहीं मिलते। बौद्ध काल में अध्यापक शिक्षा के संबंध में विकास भी हुआ और धार्मिक प्रचार भी किया गया। मध्यकाल में भी ज़्यादा अध्यापक शिक्षा संबंध में ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते, जबकि प्राचीन काल में वेदों से ये मालूम चलता है कि हाँ वर्ण आश्रमों में अध्यापक शिक्षा का प्रबंधन किया जाता था, परंतु माध्यमिक स्तर पर इससे संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिलते। परंतु अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि गति आई जब ब्रिटिश शासनकाल आया। जब भारत में अंग्रेज दाखिल हुए तो उन्होंने अध्यापक शिक्षा की ओर ध्यान भी दिया और उसके प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में बदलाव भी किया। उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को ब्रिटिश बनाना। तो उन्होंने शिक्षण व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव किए गए, परंतु उसके बाद बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तो जिससे हमारा देश 1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो स्वतंत्रता पश्चात जब नई सरकार आई तो उसके सामने, जब नई सरकार आती है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। तो नई सरकार के सामने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत सारी समस्याएं सामने आई। तो इन समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ सरकार ने क्या किया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन किए, बहुत सारी समितियाँ और आयोगों का गठन किया गया। सबने अनेक तरह से सुझाव दिए गए, कुछ के उपयोग में आए, कुछ अनुपयुक्त हो गए। यदि हम अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर यह कहा जाता है कि बालक छोटा होता है कि वो किस स्ट्रीम से आ रहा है, किस गांव से, शहर से, इसका वातावरण क्या है। तो अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का मेन उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य यह लक्ष्य है कि बालक को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि जो उनके वातावरण के अनुकूल हो, ये और उनके मातृभाषा से रिलेट करती हो, और बालक की अधिगम व्यवस्थाएं क्या है, वो किस स्तर तक सीख सकता है, ये थी। यदि प्राथमिक स्तर पर बात करें तो
प्राथमिक स्तर पर ये था कि अध्यापक को समझना है कि उस विद्यालय या संस्था का भारत में समाज में क्या भूमिका है, क्या परिप्रेक्ष्य है, उस हिसाब से शिक्षा प्रदान की जाए। यदि माध्यमिक स्तर पर बात करी जाए तो माध्यमिक स्तर पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे जिनका उद्देश्य है बालक को उनके विषय कमियां, भारत में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं। बीएड कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसका जो अभी अपनी उन्नति या गति को प्राप्त नहीं हो पाया है। बहुत सारी ऐसी, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा में भारत में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं। ये एक विचारपूर्ण विषय है जिस पे विचार करके इसमें आई कमियों को दूर करके उनका उपचार सुझाव प्रस्तुत करके उनके क्षेत्र में आई कमी को दूर करना चाहिए। धन्यवाद।